लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा जिन्हों ने ए रैंक डंजन क्लियर कर लिया था और उसने बॉस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था और उसने सभी हंटर्स को भी बचा लिया था। इन सब के बाद जिन्हों गया था हंटर एसोसिएशन, जहां उसने देखा एसोसिएशन के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। और ये था लास्ट एपिसोड का रिकेप। तुमने अगर ये एपिसोड नहीं देखा तो पहले ये एपिसोड जाकर देखो। अब शुरू करते हैं न्यू एपिसोड। जिन्हों सभी रिपोर्टर्स को क्रॉस करके एसोसिएशन के गेट के पास आता है। तभी ली का बॉडीगार्ड जिन्हों को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन जिन्हों उसे बताता है कि उसके पास अपॉइंटमेंट है, लेकिन ली उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर चेयरमैन गो आ जाते हैं और वो कहते हैं जिन्हों मेरा स्पेशल गेस्ट है और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। ये देखकर रिपोर्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर चेयरमैन ये किस अजनबी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और ली भी ये देखकर शॉक हो जाता है और ली अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा दो, उस बंदे की वजह से मेरा पूरा शो खराब हो गया। ली रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहता है कि मैं चेयरमैन से मिलकर आता हूँ, आप सभी लोग यहीं रुको। ली एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है कि किमचुल और उसकी टीम ली के रास्ते में आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको 11 बजे तक इंतजार करना होगा, अभी एक बंदा अंदर गया हुआ है। ली ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि आज के दिन कौन सा हंटर रीअवेकन हो गया। तभी उसके जहन में जिन्हों का चेहरा आता है। इसके बाद ली किमचुल को बोलता है कि भाई बात को समझो, मेरा अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिपोर्टर्स यही हैं। किमचुल ली की बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। ली किमचुल को अपना नाम बताता है और उस पर रोप डालने की कोशिश करता है, लेकिन किमचुल को इससे भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन को जानते हो, मेरे पापा वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम हंटर एसोसिएशन को अच्छी खासी फंडिंग करते हैं। इस हिसाब से तो तुझे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए और तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। किमचुल बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर ली कहता है कि आखिर तू है कौन और उस हंटर की भी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। किमचुल ली को अपनी आंखें दिखाता है, जिसे देखकर ली की हालत टाइट हो जाती है। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हों और चेयरमैन जा रहे होते हैं। तभी बाइक्योन और चोए को भी दिखाया जाता है और चेयरमैन जिन्हों को बताते हैं कि ये दोनों 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं ताकि ये लोग तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल कर सकें। और जिन्हों फाइनली उस रूम में आ जाता है जहाँ उसकी एबिलिटीज को चेक करना था और वहाँ एक और गिल्ड मास्टर भी होता है। इसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जो जिन्हों को उसकी स्किल दिखाने के लिए बोलता है। जिन्हों वहाँ एक शैडो को समन करता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चेयरमैन जिन्हों को कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। जिन्हों भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ छुपाने का फायदा नहीं है क्योंकि इनको ऑलरेडी शक हो चुका है। इसके बाद जिन्हों अपने पावरफुल शैडोज को समन करता है, जिनका ऑरा फील करके वहाँ मौजूद सभी लोगों की हालत राइट हो जाती है। और जिन्हों कहता है कि मैं और 100 शैडोज को समन कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। बाइक्योन जिन्हों को देखकर सोचता है कि जब मैं आखिरी बार जिन्हों से मिला था ये तब से बहुत अलग है और अब ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कभी नहीं हरा सकूंगा। इसके बाद जिन्हों अपना न्यू एस रैंक लाइसेंस लेकर बाहर निकलता है। बाइक्योन और चोए जिन्हों को अप्रोच करने लगते हैं, लेकिन जिन्हों कहता है मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। जिन्हों ये कहकर बाहर जाने लगता है, लेकिन बाइक्योन और चोए दोनों जिन्हों को रोकने लगते हैं और जिन्हों को लगता है कि ये उसे अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन जिन्हों जैसे ही बाहर आता है सभी रिपोर्टर्स जिन्हों की तस्वीरें लेने लगते हैं। जिन्हों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्हों लाइव टीवी पर आ रहा होता है। जिन्हा की फ्रेंड जिन्हा को न्यूज दिखाती है। जिन्हा भी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि जिन्हों आखिर टीवी पर कर क्या रहा है। अब इसके बाद हमें जिन्हों के एसोसिएशन के बाहर आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि तुमने एक चीज नोट की होगी, रिपोर्टर्स को ये बात कैसे पता चली कि जो इंसान एसोसिएशन से बाहर आने वाला है वो कोरिया का न्यू एस रैंक हंटर है। अब जिन्हों के बाहर आने से पहले ली बाहर खड़ा होकर रिपोर्टर्स के सामने डींगे हाँक रहा होता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा स्टार है और वो पहले एक लो रैंक हंटर था, लेकिन उसकी पावर्स अब दोबारा जागी हैं और वो ए रैंक हंटर हो चुका है। और वो कहता है कि मैं अपनी पावर्स लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा और वगैरह वगैरह। इसकी बातों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब इन सब बातों के दौरान क्योंकि जिन्हों अब एक ऑफिशियल एस रैंक बन चुका था, ये बात इस वजह से मीडिया तक पहुंच जाती है और सारी स्पॉटलाइट ली के ऊपर से हटकर जिन्हों पर आ जाती है और एकदम सभी मीडिया न्यूज चैनल्स पर बवाल मच जाता है इस खबर को लेकर। और जब जिन्हों बाहर आया तो न्यूज रिपोर्टर्स जिन्हों की फोटोज क्लिक करने लगे और भाई ली यहाँ अपनी किस्मत को कोस रहा था कि आज ही के दिन एक एस रैंक हंटर को अपेयर होना था। और भाई इस टाइम पूरा मीडिया यही कवर कर रहा था कि एक लूजर बना हीरो, ई रैंक हंटर से सीधा बना एस रैंक हंटर। और भाई ये मोमेंट क्रेजी था और भाई मुझे तो मजा आ गया ये सीन देख के। इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ सभी लोगों को जिन्हों की असलियत का पता चल गया था और जिन्हों कल जिस माइनिंग टीम के साथ गया था उसका लीडर भी ये पढ़कर हैरान हो जाता है कि जिन्हों एक एस रैंक हंटर है। और भाई अगला पैनल देखकर तो और भी मजा आ गया जब जूही और उसकी पुरानी डबल डंजन की टीम ने उसको टीवी पर देखा और उनको पता चला कि जिन्हों एक एस रैंक हंटर है। जिन्हों के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अब इस रास्ते से पर्दा उठ चुका है और जिन्हों अब एक ऑफिशियली एस रैंक मेज टाइप हंटर है। और जिन्हों भी वहीं अपने फादर के सामने बैठा होता है। जिन्हों के फादर उसे पूछते हैं कि क्या तुम उसको मना पाए अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए। जिन्हों कहता है सॉरी फादर, लेकिन मैं उन्हें नहीं मना पाया। जिन्हों अपने डैड को बताता है कि जिन्हों ने उससे कहा कि वो अपनी
अपनी खुद की गिल्ड बनाने जा रहा है और उसने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो उसकी गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर की सीट ले सकता हूँ। ये सुनकर जिन्हो के डैड पहले तो चौंक जाते हैं और एक स्माइल देते हुए जिन्हो से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो मैंने यूजिन गिल्ड को क्यों बनाया है। जिन्हो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये बिजनेस काफी फायदेमंद है। जिन्हो के डैड कहते हैं अभी इस वक्त मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे आगे की जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं है और इनफैक्ट मैं तो ऐसी कई जिंदगियां और जी सकता हूँ इन पैसों में। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना रिस्क लूंगा जब हमारे देश में पहले से ही बड़ी गिल्ड्स मौजूद हैं, तो क्या मैं उनके साथ कंपटीशन करूंगा। जिन्हो पूछता है देन व्हाई। जिन्हो के डैड कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस, क्योंकि हंटर्स दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और ऐसा हंटर भी नजर आना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी जो अकेले ही किसी कंट्री की आर्मी को टक्कर दे सके। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर कुछ ऐसे हंटर्स पहले से ही मौजूद हैं जिन्हें नेशनल लेवल हंटर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो पहले से ही एस रैंक को सरपास कर चुके हैं और इन्हें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कंसिडर किया जाता है। और ये हंटर छोटी कंट्रीज में बादशाहों की तरह हुकूमत करते हैं और इन सब चीजों को देखते हुए हम सिर्फ अपनी हुकूमत से अपनी हिफाजत पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं एक ऐसी गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें ट्रस्ट वर्दी हंटर्स को शामिल कर सकूं। गिल्ड बनाने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं पैसे छापना चाहता हूँ या न्यू स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड करना चाहता हूँ। हकीकत इससे उलट है। मैं ऐसे हंटर्स को लाना चाहता हूँ जिन पर हम भरोसा करें और उन पर डिपेंड रह सकें। और मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही पहले किसी को ढूंढ चुके हो और मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ और अब से तुम लीडर हो यूजिन गिल्ड के। जाओ यूजिन गिल्ड को संभालो और एक्सपेंड करो। ताकतवर हंटर्स को इकट्ठा करो जिन पर हम भरोसा कर सकें और इन्हें अपना अलाइस बनाओ। फ्यूचर में यही हंटर्स तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होंगे जिन्हें तुम ऑन करते होगे। जिन्हों जवाब में कहता है थैंक यू फादर, बट मैं आपकी ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। भाई ये पैनल पढ़ के मैं भी शॉक्ड हो गया। जिन्हों कहता है कि मैं जिन्हों की गिल्ड को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है जिन्हों पर और जिन्हों यहाँ सोच रहा था रिपोर्टर उसकी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं, इनको तो ली के पास होना चाहिए। और तभी एक रिपोर्टर जिन्हों से पूछता है कि क्या वाकई आप पहले एक ई रैंक थे और अब जब आप एक एस रैंक बन चुके हैं, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम होती है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और रिपोर्टर जिन्हों को कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, आपको पूरी दुनिया देख रही है तो एटलीस्ट एक स्माइल ही कर दें। बाइक हुन जिन्हों को कहता है कि हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे, तुम हमें फॉलो करो। और जिन्हों भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं। और जिन्हों बाइक हुन के उसको हाथ लगाने से पहले ही वहां से गायब हो जाता है और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और कहता है आई एम गुड। और भाई वहां मौजूद रिपोर्टर से ये बात समझ ही नहीं पाए कि अभी यहाँ क्या हुआ। लेकिन भाई तुम इस पैनल को देखो, बाइक हुन का मुंह देखो। जॉय पीछे से कहता है कि ये एक मेज टाइप हंटर है लेकिन इसके बावजूद इसकी एथलेटिक एबिलिटीज कमाल की हैं। और वो बाइक हुन की तरफ देखता है और भाई ये बंदा अभी तक शॉक्ड है और कहता है कि ये बहुत तेज था, इतना कि मेरी आंखें भी इसको नहीं देख पाई। मैं जानता था ये बहुत पावरफुल है बट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ। जिस तरीके से ये यहाँ से गया है मैं इसके माना तक को फील नहीं कर पाया। आखिर इसका माना कितना इंटेंस है। ये एवोल्यूशन रूम से बहुत अलग था। तो ये है रियल संग जिन्हो। इसके बाद उसे उस दिन की याद आती है जब जिन्हो रेड गेट को क्लियर करके बाहर आया था और वो कहता है कि ये तब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कम से कम तब मैं उसको टच तो कर पाया था। बाइक हुन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है जिन्हो उस दिन के मुकाबले आज ज्यादा ताकतवर था, लेकिन कैसे, ये तो पहले से ही रीअवेकन हो चुका है। तो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती कि जिन्हो आज पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है। भाई अगला पैनल कसम भाई मजा आ गया। बाइक हुन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये हंटर रीअवेकन नहीं हुआ है बल्कि ये हंटर लेवल अप कर रहा है। भाई इस मानवा की मुझे यही बात पसंद है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ऐसे लेवल के मूवमेंट्स आते हैं ना भाई मजा आ जाता है। और भाई ये कमीना भी टीवी देख रहा होता है और इसको भी पता चल जाता है कि जिन्हो एस रैंक हंटर बन चुका है और वो कहता है कि ये जिंदा कैसे बच गया और आगे कहता है मुझे इन गंदे कीड़ों से नफरत है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो अपने एक्स्ट्रा मैजिक आइटम्स को सेल करने आया होता है। जिन्हो शॉपकीपर को रेड क्रिस्टल बॉल दिखाता है जो देखकर शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में रेड क्रिस्टल बॉल कभी नहीं देखा था। फिर वो उसका ORB एम्पलीफिकेशन रेट चेक करता है जो 100% होता है और वो कहता है कि सबसे मशहूर क्रिस्टल बॉल का रेट भी 50% तक ही था और मिस्टर चॉय इसके अच्छे पैसे पे कर सकते हैं। आगे शॉपकीपर जिन्हो से पूछता है कि आपको ये बॉल कहाँ से मिला। जिन्हो कहता है कि डंजन से और वो शॉपकीपर दोबारा कहता है कि क्या वाकई आपको ये चीज डंजन से मिली है। और वो जिन्हो से पूछता है कि क्या इसके आसपास और कोई इस तरह के आर्टिफैक्ट थे और क्या आप हमें इजाजत देते हैं कि हम इस आइटम को ऑक्शन में रखें, इसकी मदद से हम आपको इसकी अच्छी कीमत दिलवा सकते हैं। जिन्हो कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। आगे जिन्हो सोचता है कि मुझे डीमन कासल में भी जाना है हॉली वाटर ऑफ लाइफ के फार्मूले के लिए, तो मुझे कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए होंगे जो मुझे फ्लेम से प्रोटेक्ट करें। जिन्हो शॉपकीपर से पूछता है कि मैं कुछ आर्टिफैक्ट की तलाश में हूँ जो मुझे फायर से प्रोटेक्ट कर सकें, तो आपके पास ऐसा कुछ सेल के लिए है। शॉपकीपर कहता है फायर यू सेव। जिन्हो कहता है कि क्या इनका मिल पाना मुश्किल है। शॉपकीपर कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो मार्केट में बहुत कॉमन है। जिन्हो कहता है लेकिन मैं तो इन्हें ऑनलाइन ढूंढ ही नहीं पाया। शॉपकीपर जिन्हो को बताते हुए कहता है कि इस तरह के आइटम्स बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं जिनकी वजह से इन्हें ऑनलाइन सेल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप इन्हें ऑफलाइन
मार्केट में तलाश करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। शॉपकीपर कहता है इनफैक्ट फायर मैजिक तो बहुत आम है सभी मैजिक्स में। जिनवो कहता है इस बात में दम है। तभी सोंग च्यूल और चोए जोंगिन दोनों ही फायर मैजिक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और टस्क और मेरे शैडो मैजिक भी इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। शॉपकीपर सेज प्लीज फॉलो मी एंड आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जिनवो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या इतनी कीमती चीजों को सिर्फ इस शीशे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जहाँ इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है। शॉपकीपर कहता है कि ये मिरर माना से बना हुआ है और ये एक ए रैंक हंटर के सबसे पावरफुल अटैक को भी झेल सकता है। जिनवो कहता है एक ए रैंक हंटर का पावरफुल अटैक। शॉपकीपर जिनवो को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो क्या आप ये खुद ट्राई कर देखना चाहेंगे, और अगर आप इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको इन्हीं में से एक आर्टिफैक्ट फ्री में दूंगा। जिनवो कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ये मिरर माना से बना हुआ है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता। जिनवो अपना पंच प्रिपेयर करता है। ये देखकर शॉपकीपर की हालत टाइट हो जाती है और वो जिनवो को रोकता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि अगर आप मिरर को तोड़ेंगे तो यहाँ हंटर गिल्ड के अलाइट मेंबर आ जाएंगे। वो बताता है कि हमारी ऑक्शन कमेटी ने हंटर गिल्ड के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और शॉपकीपर यहाँ सोच रहा था कि भाई इस बंदे ने मुझे ये नहीं कहा था कि ये एक मेज टाइप हंटर है, तो आखिर ये मिरर को तोड़ने के बारे में इतना कॉन्फिडेंट कैसे था। जिनवो कहता है कि क्या आपके पास कोई वेपन है जिसे मैं आजमा सकूं, खंजर की तरह कुछ। शॉपकीपर कहता है यस ऑफ कोर्स वी डू। एक बंदा आता है और जिनवो को कहता है प्लेयर टू मीट यू सर, आई एम द वेपन स्पेशलिस्ट, प्लीज कम विद मी। शॉपकीपर सुकून की सांस लेता है और वो मिरर को देखकर कहता है कि आखिर इस बंदे ने किया क्या, ना तो इसने इसको टच किया लेकिन इसमें फिर भी क्रैक आ गया। सीन जिनवो पे शिफ्ट होता है एंड जिनवो सेज हाउ मच इज दिस। वेपन स्पेशलिस्ट कहता है कि भाया ये 30 मिलियन वॉन का है और इसका डिफिकल्टी लेवल बी रैंक है, लेकिन ये नाइट किलर से कमजोर है एंड यस इज स्टिल एक्सपेंसिव। जिनवो कहता है कि ये अच्छा है और ये मुझे अपने वेनम फैन के लेवल का लग रहा है। और जिनवो यहाँ अपने खंजर की बात कर रहा था और जिनवो उसे अपना खंजर दिखाता है और पूछता है कि इसकी वर्थ क्या होगी। वेपन स्पेशलिस्ट कहता है कि मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि इसको किसी माहिर कारीगर ने बनाया है। और जिनवो यहाँ सोच रहा था भाई मैंने जो सिर्फ इसको आइटम शॉप से बाय किया है। वेपन स्पेशलिस्ट कहता है कि कम से कम इसकी कीमत 100 मिलियन तक है। और ये सुनकर जिनवो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिनवो ने ये खंजर सिर्फ 2.8 मिलियन गोल्ड का लिया था आइटम शॉप से। जिनवो सोचता है कि किम की स्टील वॉर्ड 3 मिलियन की थी, जबकि उसका डैमेज लेवल सिर्फ 10 था और जिनवो के आर्मर की भी कीमत मिलियंस में है, जबकि वो ज्यादा काम भी नहीं आता। जिनवो सोचता है कि शॉप से मुझे बहुत अच्छी प्राइसेस मिलती हैं, तो कोई दुख ही नहीं बनता यहाँ कुछ भी बेचने या खरीदने का। सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइकेहुन अभी तक शौक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपना लेवल कैसे बढ़ा सकता है, जबकि मैं अपनी एनलाइटेड स्टेट में होता हूँ तो अपने ओपोनेंट की स्किल्स को इजीली रीड कर सकता हूँ। और जब जिनवो मुझे रेड गेट के बाहर मिला था तब वो मुझसे कमजोर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कितना बेवकूफ हूँ मैं, कोई अपने से कमजोर की गिल्ड क्यों ही ज्वाइन करेगा जबकि वो अपनी खुद की गिल्ड बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गिल्ड देश की बेस्ट या सेकंड बेस्ट गिल्ड है। जिनवो जब तक अपना लेवल अप करता रहेगा तब तक नंबर 1 रहेगा। ऐसा लगता है कि अब जॉय और मैं सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं। भाई लगता है इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही दिल पे ये सारी बातें ले ली हैं। सीन चेंज होता है जहाँ कोई जिनवो की बात करते हुए कहता है कि सन जिनवो ऐसा दूसरा हंटर है जो अवेकन होने के बाद ई रैंक से सीधा एस रैंक पर जा पहुंचा है, पूरी 5 रैंक को पीछे छोड़कर। और तो और ये एक मेज टाइप हंटर है और ये एक बाइकेहुन की गिल्ड का बंदा होता है। और वो कहता है कि बेशक मिस्टर बेक ने जिनवो को अपनी गिल्ड में लेने से हार मान ली हो, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। मैं एक और आखिरी बार उस बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और बाकी सब लोग भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं चील। सीन चेंज होता है जहाँ जिनवो के घर के बाहर रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और वहाँ आहन और एक लड़की भी होती है जो जिनवो को व्हाइट टाइगर गिल्ड में लेने के लिए आए थे। वो लड़की आहन को कहती है कि हम मिस्टर संग से यहाँ कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जिन्हा मिरर के अंदर से बाहर का सीन देख रही होती है और कहती है कि ये रिपोर्टर्स अभी तक यहाँ पर हैं। और वो रिपोर्टर्स भी जिन्हा को देख लेते हैं और तस्वीरें लेने लगते हैं। जिन्हो पीछे से आ जाता है और जिन्हा को कहता है कि वेल मैं इनसे नीचे जाकर बात करता हूँ और उन्हें जाने के लिए कहता हूँ। जिन्हा कहती है नहीं, आपको पहले ही इंटरनेट पर हेट मिल रहा है, अगर आप अभी नीचे जाओगे तो ये आग पे फ्यूल डालने जैसा होगा। जिन्हो कहता है हेट कमेंट्स, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे हेट मिले। जिन्हा बताती है कि आपने रिपोर्टर्स को गंदी तरह इग्नोर किया और ये उस टाइम की बात हो रही है जब जिन्हो एस रैंक हंटर का लाइसेंस लेकर बाहर आया था। उसने किसी रिपोर्टर्स को मुंह नहीं लगाया था, देखा जाए तो उसने इन दोनों को भी मुंह नहीं लगाया था। वैसे तुम्हें जिन्हो का ये एटीट्यूड पसंद है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताओ। आगे जिन्हा कहती है मुझे बाहर वालों की कोई परवाह नहीं, तो आपको भी इस बात की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। और तभी दरवाजा बजता है। जिन्हा को लगता है कि रिपोर्टर्स उनके दरवाजे तक आ गए हैं और जिन्हो कहता है मैं देखता हूँ, इन्होंने मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया है। जिन्हा जिन्हो को रोकती है लेकिन जिन्हो डोर ओपन कर देता है और जिन्हो दरवाजा खोलते ही कहने लगता है कि यहाँ से चले जाओ। और तभी वो देखता है कि दरवाजे पर और कोई नहीं जिन्हो होता है जो
रोते हुए कहता है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। भाई अगले पैनल में जिन्हों का मुंह देखो यार, क्या फनी मोमेंट। जिन्हों से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास अपना घर है। जिन्हों कहता है हाँ, मेरे पास एक अपार्टमेंट था जिसमें मैं अक्सर रहा करता था, लेकिन वो भी मेरे फादर के नाम पर था। जिन्हों कहता है सर मुझे आपसे फेवर चाहिए, क्या मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ? और जिन्हों यहाँ दरवाजा बंद कर देता है। जिन्हा पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो, कौन है ये? जिन्हू भी लाइक मैंने आज से पहले से कभी नहीं देखा। जिन्हू बाहर से दरवाजा बजाते हुए जिन्हू को आवाज लगाता है कि सर प्लीज हेल्प मी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू के मॉम डैड दिखाए जाते हैं, जहाँ जिन्हू की मॉम जिन्हू के डैड को कहती है कि आपने जिन्हू के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं दिखाई। जिन्हू के डैड कहते हैं वो यही डिजर्व करता है। अगर जिन्हू को कुछ खुद से करना था तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए था, ऐसे किसी और के पीछे नहीं चलना चाहिए था। इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहस होती है और जिन्हू के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद पैनल चेंज होता है। जिन्हू जिन्हा के कमरे में आता है जहाँ जिन्हा सो रही होती है और जिन्हू सोचता है कि मेरे पीछे जिन्हा से लोग बात करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जिन्हू कहता है कम फोर्थ और यहाँ 3 जनरल आ जाते हैं टस्क के। जिन्हू कहता है कि तुम तो 4 नहीं थे, तुम में से एक कहाँ है? और उनमें से एक जनरल जिन्हू को बताता है कि चौथे की हालत बहुत खराब थी और जिन्हू को याद आता है कि वो उसकी शैडो तो एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाया था। जिन्हू कहता है इनमें से एक सोल्जर एक ए रैंक हंटर के लिए काफी है, तो ये जिन्हा की हिफाजत कर सकता है। और जिन्हू 2 सोल्जर्स को वापस भेज देता है और एक को जिन्हा की शैडो में छुपा देता है और जिन्हू उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने मेरी बहन की हर खतरे से हिफाजत करनी है। इसके बाद जिन्हू सोचता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे अपने नेबर्स की हिफाजत भी करनी चाहिए। जिन्हू अपने कुछ लो लेवल सोल्जर्स को समन करता है और कहता है तुम अब से नेबर्स वॉच ग्रुप हो, ध्यान रखना जब तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो तुम्हें कोई देख ना पाए, अब जाओ जाकर पेट्रोलिंग करो। जिन्हू सोचता है कि अगर कोई कातिल सोसाइटी में आता है तो वो मेरे सोल्जर्स से जीत नहीं पाएगा जब तक वो ए रैंक या इससे ऊपर का ना हो, और ये मेरी तरफ से सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद सीन चेंज होता है, एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हू और जिन्हू कार में होते हैं। जिन्हू से पूछता है कि रात में तुम सही से सो लिए थे और जिन्हू कहता है हाँ, मोटर्स इन दिनों अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। जिन्हू कहता है गुड, जब तक मैं अपनी गिल्ड के लिए ऑफिस स्पेस नहीं ढूंढ लेता तब तक यहीं रहो। जिन्हू सोच रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि जिन्हू गिल्ड मास्टर की पोजीशन को ठुकरा देगा, लेकिन इसने मेरे लिए ऐसा किया है तो मैं इसे अब कुछ नहीं कह सकता। बेसिकली यहाँ पे जिन्हू ने जिन्हू को ऑफर्स ऐसे ही करा दी थी क्योंकि उसको लगा था कि यहाँ पर जिन्हू उसकी ऑफर्स को ठुकरा देगा। अब देख रहे हो भाई, जिन्हू ने यहाँ ऊपर से कह दिया था उसको, वो बेचारा असल में समझ बैठा है, लेकिन अब जिन्हू को जाहिर सी बात है उसको ये सीट देनी पड़ेगी। जिन्हू पूछता है कि सुबह सवेरे डिसेंट टावर पर आपका क्या काम है। जिन्हू बताए बगैर ही कार से बाहर निकल जाता है और कहता है आई विल बी बैक। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जो डंजन में होता है, और हाँ ये वही डंजन है जिसके 100 फ्लोर्स हैं। जिन्हू कहता है कि इस पॉइंट पे अब से डंजन का लेवल इंक्रीज होता रहेगा और इसके लिए मैं तैयार हूँ। और जिन्हू ने यहाँ कुछ न्यू आइटम्स भी बाई किए थे जो उसे फायर फ्लेम से प्रोटेक्ट करने के लिए थे। जिन्हू ने एक विंड रोब और एक रिंग बाई की थी जो वाटर मैजिक के एट्रीब्यूट्स में से थी। जिन्हू पूरे तरीके से रेडी था इस बार डंजन को क्लियर करने के लिए, और जिन्हू नोट करता है कि उसे एक क्विस्ट मिला है जिसमें उसे सोल्स को कलेक्ट करना था, और उनमें से एक सोल थी डीमन किंग बैरन की जो डंजन के टॉप फ्लोर पे मौजूद था। जिन्हू रिवार्ड्स को देखकर कहता है कि ये लास्ट टाइम से बेहतर है। जिन्हू को एक रोन स्टोन भी मिला था जिससे उसकी एबिलिटीज बूस्ट होनी थी। जिन्हू कहता है मेरे पास पहले से 3 एबिलिटीज हैं जो बहुत काम की हैं और अब मैं अगली स्किल के इंतजार में हूँ। और जिन्हू इस टाइम पर जिस स्किल के बारे में बात कर रहा है हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता। जिन्हू के सामने एक गेट आता है जो जिन्हू से पूछता है आपने कौन से गेट पे जाना है। जिन्हू कहता है 76 और जिन्हू 76 फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इस फ्लोर पे काफी ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं। जिन्हू यहाँ टस्क को समन करता है और टस्क को मैजिकल ऑर्क देता है जिससे टस्क की फायर पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और टस्क एक फायर अटैक वहाँ पर करता है जिससे पूरा फ्लोर साफ हो जाता है। और यहाँ इस अटैक से एक डीमन लॉर्ड भी मर जाता है और जिन्हू सोच रहा था कि भाई ये कैसा डीमन लॉर्ड है। जिन्हू टस्क की तारीफ करता है और कहता है कि मैंने टस्क को मैजिकल ऑर्क तो दिया है लेकिन जब से टस्क मेरा सोल्जर बना है तब से वो और ताकतवर बन गया है। जिन्हू कहता है कि ये ऑर्क टस्क के पास ही ठीक है। इसके बाद जिन्हू के स्टेटस को दिखाया जाता है और इस वक्त जिन्हू का लेवल 81 हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्हू के डैड होते हैं और डॉक्टर जिन्हू के डैड को कहता है कि आप पिछले 2 दिन से सो रहे थे। ये सुन के जिन्हू के डैड पूछते हैं कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर जिन्हू के डैड से पूछते हैं कि क्या आप किसी पावरफुल हंटर के साथ रह रहे थे या किसी अवेकेंड बीइंग के साथ। जिन्हू के डैड ये सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि अभी आप मुझसे ये क्या पूछ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपने एटर्नल स्लंबर के बारे में सुना है। अब हमें एटर्नल स्लंबर के बारे में बताया जाता है। ये एक बीमारी है जिससे इंसान कोमा में चला जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट अपनी लाइफ फोर्स भी धीरे धीरे खोने लगता है और अभी तक ये बीमारी लाइलाज है। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को एक डिवाइस की मदद से जिंदा रखते हैं जिसका नेम है लाइफ सपोर्ट डिवाइस। ये डिवाइस इंसान की बॉडी में माना को रन करती है और ये बीमारी गेट्स के अपेयर होने के बाद से आई है और आज तक ये काफी लोगों की जान ले चुकी है, खासतौर पर उनकी जो लोग इस
डिवाइस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, तो मरीज सोते सोते ही पक्का सो जाता है। जिन्हो का डैड पूछते हैं कि इससे हंटर्स का क्या लेना देना। यहाँ जिन्हो की मॉम बोलती है कि ये माना की वजह से हो सकता है। डॉक्टर बोलता है कि जब कोई आम इंसान किसी ज्यादा माना वाले इंसान मतलब किसी हंटर के साथ रहता है तो ये उससे होती है, और हमें इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में भी मिले हैं। लगता है आप काफी टाइम से किसी हंटर के साथ रह रहे थे। अब ये सब पढ़ के मैं सोच रहा था कि जिन्हो तो एक डी रैंक हंटर है, तो क्या उसके पास इतना माना है कि वो किसी को इफेक्ट कर सके। खैर दूसरी चीज मेरे जहन में ये आई कि जिन्हो की मॉम को भी यही डिजीज है, और इसके पीछे की रीजन जो मुझे लग रही है वो है जिन्हो के डैड। क्योंकि 10 साल पहले जब जिन्हो के डैड को पावर्स मिली थी तो उनके माना की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम इफेक्ट हुई। डॉक्टर जिन्हो के डैड को हंटर्स और एसेंस स्टोन से दूर रहने के लिए बोलते हैं, और आपकी हालत को देखकर तो यही लगता है कि आप इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर फिर से पूछता है कि आपकी फैमिली में से कोई हंटर है। जिन्हो के डैड के जहन में जिन्हो का चेहरा आता है, और वो सोचते हैं कि क्या ये जिन्हो के माना की वजह से हुआ है। जिन्हो के डैड यहाँ सोच रहे थे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं जो लोग मैजिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं। मेरे लिए ऐसी दुनिया में बगैर मैजिकल पावर के होने का मतलब है कि मैं पहले ही पीछे रह गया हूँ। बेसिकली जिन्हो के डैड यहाँ इस चीज को लेकर परेशान है कि आने वाले वक्त में साधारण लोगों के जिंदा रहना बहुत मुश्किल होने वाला है, और ऑब्वियसली यहाँ उनको दूसरों की जान से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। जिन्हो के डैड कहते हैं आई एम यू म्यूंग हान, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं नहीं हारूंगा। इसके बाद हमें जेजू आइलैंड रेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आंट बगैर मरे जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, और ये एपिसोड यहीं बैंड हो जाती है। और यार एक चीज मैंने तुमसे पूछनी थी कि मैं बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जहाँ मैं छोटी से छोटी चीज को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज तुम्हें कैसी लगती है? अगर वो तुम्हें ठीक लगता है तो कमेंट से मुझे बताओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन करूँ और ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को शॉर्टली करके बताऊँ, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तब तक तुम मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे इन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।